बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि शिक्षा शास्त्र की रिवीजन क्लास होगी, यानी कि एजुकेशन की। अगर आप बीए के चतुर्थ सेमेस्टर में हैं, यानी कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर या बीए फोर्थ सेमेस्टर, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का ये नवीनतम मॉडल पेपर है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, यानी यहाँ से यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर का नाम है। इसी वीडियो से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या आप एक प्रकार से छत्रपति मतलब उसमें क्या बोलते हैं एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या आप बीयू झांसी में पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, या फिर आप माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी परीक्षा जो है चूंकि लिखित होती है, लेकिन माइनर पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में अन्य उद्दीपक का संकेत है। तो अन्य उद्दीपक के संकेत में यस और आर शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे मनोवैज्ञानिकों की अपेक्षा किसके सीखने के नियम अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, बताएं। तो थॉर्नडाइक के जो नियम हैं ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं अन्य मनोवैज्ञानिकों की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिगम में कौन सा अवरोधक नहीं है। प्रभावशाली अधिगम में कौन सा अवरोधक नहीं है। तो जीवन से संबंधित ना होना, ये कोई अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, सीखने की परिस्थितियां और उद्देश्य पूर्णता, ये सब अवरोधक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पावलाव के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है। पावलाव के अधिगम सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधिगम का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। अधिगम का प्रमुख सिद्धांत इनमें से देखिए, कोहलर का सूझ का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी एक प्रकार से जो है अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत है। जबकि मॉर्गन मॉर्गन और मुरे ने दिया था प्रासंगिक अंतर्बोध सिद्धांत या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको आप टीएटी बोलते हैं, थ्योमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो इसको दिया था मॉर्गन एंड मुरे ने। ये व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मंद बुद्धि बालक का लक्षण है। मंद बुद्धि बालक का लक्षण क्या है भैया। 75 से कम बुद्धि लब्धि और धीमी परिपक्वता, ये दोनों मंद बुद्धि बालक के ही लक्षण हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक मंदता का क्या कारण रहा। मानसिक मंदता के कारण में संक्रमण का प्रभाव, मंगोलिज्म और एक्सरे का प्रभाव, ये सभी मानसिक मंदता का कारण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसिक रूप से मंदित बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, बताइएगा सभी लोग। मानसिक रूप से मंदित बालकों को, यानी मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं, उनको कई श्रेणी में बांटते हैं। अधिगम में पिछड़ापन, सामान्य से बौद्धिकता, बौद्धिक क्षमता, और मतलब कि सामान्य से कम बौद्धिक क्षमता, मानसिक अपंगता, इन सभी रूपों में बांटते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मंद बुद्धिता का क्या कारण है। मंद बुद्धिता का कारण होता है संक्रमण, अनुवांशिकता और चोट लगने से भी मंद बुद्धि हो सकते हैं बच्चे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तिगत लक्षण मतलब व्यक्तित्व लक्षण, और विद्यालय उपलब्धि, खेल जानकारियों और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से उत्तम होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा टर्मन महोदय ने दी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल जो होता है प्रतिभाशाली बालकों का कैसा होता है। 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, वो बालक एक प्रकार से टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नकारात्मक विशेषता है, बताएं। तो कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की नकारात्मक विशेषता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो विशेषता इनमें से है अहंकार युक्त व्यवहार, अगर उनके अंदर हो जाए तो वो नकारात्मक विशेषता है। बाकी नेतृत्व की योग्यता, अनुशासन प्रियता और रचनात्मक प्रवृत्ति, ये सब सकारात्मक प्रवृत्ति हैं। प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। प्रतिभाशाली की विशेषताओं में उच्च बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि उनका एक प्रकार से बुद्धि लब्धि हाई होती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है
प्रतिभाशाली की बालकों की विशेषताओं में तर्क, कल्पना, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास, ये भी एक विशेषता है। उदार और हंसमुख होते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, तो ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिभाशाली बालक अधिक रुचि लेते हैं किसमें? अधिक रुचि लेते हैं अमूर्त वस्तुओं में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। चलें, प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन की कितनी आवश्यकता अवस्थाएं होती हैं? तो सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, और मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक भी हैं सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न, समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो गेट्स और अन्य ने दी है ये परिभाषा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया गत्यात्मक होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या होता है? तो बालक जो है अपने परिवार से ही समाजीकरण की पहली सीढ़ी, जो परिवार होता है वहीं से सीखता है। समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन, तो परिवार से ही बच्चा सीखता है शुरू में। अगला प्रश्न, वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? तो वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यह कथन बोरिंग का है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समायोजन की विधियां हैं, समायोजन की विधियों में प्रक्षेपण, उदात्तीकरण और प्रतिगमन, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फैटन वाहिक ने कितने प्रतिशत शिक्षकों को असमायोजित पाया? बताएं, फैटन वाहिक ने कितने प्रतिशत शिक्षकों को असमायोजित पाया? तो 8.8% शिक्षकों को असमायोजित पाया है। किसने? फैटन वाहिक ने। समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया जो होती है गतिशील होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कल्पना की अधिकता के कारण से दिवा स्वप्न देखने वालों को क्या कहते हैं? तो कल्पना की अधिकता के कारण से दिवा स्वप्न देखने वालों को कुसमायोजित व्यक्ति बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समायोजन नहीं कर पाने का क्या कारण है? समायोजन नहीं कर पाने का कारण होता है द्वंद्व, कुंठा और तनाव। इन तीनों कारणों से व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाते हैं, तालमेल अपने जीवन में नहीं बैठा पाते हैं। समायोजन से तात्पर्य है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के में अनुकूलन कर पाना, ताकि संतुष्ट किया जा सके अपने आप को, बिल्कुल आवश्यकताओं को, किसको? आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से तात्पर्य क्या होता है? विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना, ताकि आवश्यकताओं को अपने संतुष्ट किया जा सके, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि होती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न, थकान कर सकती है क्या? थकान जो होती है गलतियों में वृद्धि कर सकती है, कुशलता में कमी कर सकती है और गति में भी कमी कर सकती है। डी ऑप्शन, ये सभी चीज़ें थकान कम कर सकती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थकान का लक्षण नहीं है? थकान का लक्षण देखें, सिर में भारीपन, कार्य के प्रति अरुचि और त्रुटियों की अधिक मात्रा, ये थकान के लक्षण है, जबकि ध्यान का केंद्रीकरण ये थकान का लक्षण नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान को नीरस थकान कहा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थकान कम करने का क्या उपाय है? थकान कम करने का उपाय है पाठ्य सहगामी क्रियाएं किया जाए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थकान को कैसे दूर किया जा सकता है? थकान को आप दूर कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके, रुचि का विकास करके और विश्राम करके। डी ऑप्शन, इन तीनों अवस्थाओं में आप थकान को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा थकान का प्रकार है? थकान के प्रकार में शारीरिक थकान और मानसिक थकान ये दोनों होते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, थकान के प्रकार थकान के कितने प्रकार हैं? थकान के 2 प्रकार होते हैं, मानसिक और शारीरिक, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है, व्यक्तिगत भिन्नता का आधार शारीरिक होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण होता है वंशानुक्रम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? बताएं, किसने कहा इस कथन को? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह कथन टाइलर ने कहा था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है?
व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण है वातावरण और वंशानुक्रम। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन संवेग है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन संवेग है, इनमें से फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। संवेग इनमें से कौन सा है भैया? तो आत्मगौरव एक प्रकार का संवेग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? संवेग की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन सा है? हाइपोथैलेमस होता है आपका। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है, अभिवृद्धि शब्द शारीरिक विकास को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के बुद्धि, संवेदना और भाषा, इन सभी में विकास होगा, यानी कि मानसिक विकास हो रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 प्लस होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह परिभाषा किसने दी कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? तो सामाजिक विकास का मतलब होता है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना। इसको हरलाक महोदय ने परिभाषा दी थी। ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? विद्यालय जो है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। एक मिनट, कौन सा कारक सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? देखिए, परिवार सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, आर्थिक विकास भी करता है और शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, सामाजिक विकास को विद्यालय भी प्रभावित करता है, आर्थिक विकास भी प्रभावित करता है, शारीरिक स्वास्थ्य उतना ज़्यादा नहीं प्रभावित करता। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय प्रभावित करता है, बिल्कुल विद्यालय प्रभावित करता है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, सोरेनसन ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक, व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम जानने हेतु मैकडूगल ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर प्रयोग किया था मैकडूगल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विकासात्मक कार्य शब्द प्रचलित किया गया। विकासात्मक कार्य शब्द जो है हैबिंगहर्स्ट के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला प्रश्न बड़े संघर्ष और दबाव की अवस्था है। बड़े संघर्ष और दबाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव की विरोध की अवस्था है? बताएं। तनाव और विरोध की अवस्था है किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था आवश्यकता मतलब अवस्था है, आवश्यकता नहीं अवस्था है। किसने कहा? स्टेनली हॉल ने कहा था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 2023 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो भाषा विकास शैशवावस्था में क्या होता है? सबसे पहले शैशवावस्था के दौरान बच्चा रोता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि बाल्यावस्था की है? देखिए, 6 से लेकर के 12 साल की जो अवस्था है, ये बाल्यावस्था की मतलब कि ये बाल्यावस्था कहलाती है। 0 से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। 12 से 18 की अवस्था जो होती है किशोरावस्था कहलाती है। और जो 18 से 24 की अवस्था है ये आपकी प्रौढ़ावस्था में, या उससे ज़्यादा आप 18 से 24-35 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्ति के विकास का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व अध्ययन विधि में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग, बताएं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान में स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रशिक्षण योग्य यानी कि जिसको आप प्रशिक्षित कर सके, पढ़ा सकें, तो उसकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 के बीच होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि की खोज करने वाला किस देश का रहने वाला था? तो ब्रेल लिपि की अगर बात की जाए तो ये नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। 1821 में फ्रांस के विद्वान थे लुई ब्रेल, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओस्ट के द्वारा पढ़ना विधि में कौन सी मतलब ओस्ट के द्वारा पढ़ना विधि से कौन सीख सकता है? तो जो बहरे व्यक्ति होते हैं विधि के मतलब कि ओस्ट के द्वारा पढ़ना सीख सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून की स्थापना हुई 1971 में।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यूनेस्को ने विकलांग दिवस कब घोषित किया? तो यूनेस्को ने विकलांग दिवस घोषित किया कब भैया? 1918 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान जो स्थित है कलकत्ता में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अली यावर राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अली यावर राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान ये आपका कलकत्ता में ही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिन को? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रश्न थोड़े से गलत दिए गए हैं, मतलब कि ऑप्शन गलत है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न श्रवण बाधिता के मापन की इकाई है। श्रवण बाधिता के मापन की इकाई डेसिबल होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिव्यांग बालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दिव्यांग बालक जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वर्णांधता संबंधित है, तो वर्णांधता जो है वंश परंपरा से संबंधित एक रोग होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेंडेलिटी ऑफ एप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेंडेलिटी ऑफ एप्स पुस्तक को लिखा कोहलर महोदय ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? संरचनावाद के प्रवर्तक हैं विल्हेम वुंट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद का मतलब कि उद्भव कहाँ पर हुआ? तो गेस्टाल्टवाद का उद्भव जो हुआ है जर्मनी में हुआ है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के मुख्य कितने नियम है? थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के 3 मुख्य नियम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स वुड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से किसने कहा कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है? वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं पिछले वर्ष। अगला प्रश्न अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने किसके प्रयोग में कुत्ता एक प्रयोज्य था? कुत्ता एक प्रयोज्य था किसमें? पावलाव में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर अधिगम से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, शारीरिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता है। मानसिक विकास में भी तीव्रता होती, दूसरों पर निर्भरता भी शैशवावस्था की ही विशेषता है। नैतिकता का होना, नैतिकता नहीं होती इस दौरान। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न शैशवावस्था में प्रथम संवेगात्मक अभिव्यक्ति का प्रारूप है। शैशवावस्था में प्रथम संवेगात्मक अभिव्यक्ति का प्रारूप है सामान्य उत्तेजना। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था मानी जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कौन मानता है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल मानते हैं वैलेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था की विशेषता है, शैशवावस्था की विशेषता इनमें से देखें, सीखने की में तीव्रता, कल्पना, सामाजिक भावना का विकास। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है किस अवस्था में बालक की विशेष रुचि मित्र मंडली में खेलने की होती है? तो बाल्यावस्था के दौरान होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस अवस्था में बालक में सामाजिकता की भावना अत्यंत प्रबल होती है? तो किस अवस्था में होती है भैया सामाजिकता की भावना का अत्यंत प्रबल होती है? तो किशोरावस्था में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बालक में सामाजिकता की भावना का उदय कब होता है? बालक में सामाजिकता का जो उदय होता है उत्तर बाल्यावस्था में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक घर के वातावरण से ऊपर उठ करके बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है कब, किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। सी ऑप्शन। किस अवस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा की भावना का उदय होता है और वह उसमें आगे रहना चाहता है हमेशा प्रतिस्पर्धा में? तो उत्तर बाल्यावस्था के दौरान ऐसा होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करें। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समायोजन के लक्षण है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। समायोजन के लक्षण है, देखें संतुलन जो होता है समायोजन का लक्षण है, संतुष्टि और सुख भी है, पर्यावरण और परिस्थिति से लाभ भी समायोजन के लक्षण है। ये डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी लक्षण समायोजन के ही हैं। अगला प्रश्न है भग्नाशा का अर्थ है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला
संवेगात्मक तनाव, यह परिभाषा किसने दी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो यह परिभाषा किसने दी है? गुड महोदय ने दी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष जो होता है, विरोध की कष्टदायक दशा, विपरीत इच्छा और अनहोनी, ये तीनों होती है। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव क्या है? तनाव की अगर बात की, तनाव जो है असंतुलन की दशा ही तनाव कहलाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था मन महोदय ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है देहरादून में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्रेल का विकास किस देश में हुआ? ब्रेल लिपि का विकास, तो ब्रेल लिपि का जो विकास हुआ है फ्रांस में हुआ है, लुई ब्रेल ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण बाधित संस्थान। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल, फ्रांस के निवासी थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जनक हैं कोफका महोदय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन अधिगम से संबंधित नहीं है? तो अधिगम के संबंधित कौन नहीं है? देखिए, बी एफ स्किनर, सी एल डहेल और पावलाव, ये सब जो हैं अधिगम से रिलेटेड हैं। डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, अधिगम से नहीं रिलेटेड हैं। आगे देखेंगे, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव ने दिया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आदतें किसका निर्माण करती हैं? तो आदतें जो होती हैं वो चरित्र का निर्माण करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। शिक्षण में सम्मिलित है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी तीनों संकलित हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण के कितने स्तर होते हैं भैया? शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न स्मृति का प्रकार है। स्मृति का प्रकार देखिए, निष्क्रिय स्मृति, अस्थायी स्मृति और सक्रिय स्मृति, ये सब स्मृति के प्रकार हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्न में से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा स्मृति का अंग नहीं भैया, बताएं। तो धारणा, अधिगम और प्रत्याहन, ये तीनों स्मृति के अंग हैं। जबकि चिंतन, एक मिनट बताएं, स्मृति का अंग क्या नहीं है? याददाश्त का क्या अंग नहीं है? देखें, तो अधिगम यानी सीखना स्मृति का अंग है, प्रत्याहन ये भी है, चिंतन भी है, धारण करना स्मृति का अंग, धारण भी है। देखिए, चिंतन, धारण और अधिगम ये तीनों हो सकते हैं। ये चारों लगभग हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, इसमें से कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, बताएं। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है स्वतंत्र रूप से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। स्मृति के कितने नियम होते हैं? स्मृति के 3 नियम होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्मरण करने की विधि है। स्मरण करने की विधि, एक मिनट, वैसे देखेंगे तो इसमें चिंतन जो होगा, चिंतन जो होता है वो स्मृति का नहीं, याददाश्त का चिंतन उतना अंग नहीं। याददाश्त, चिंतन तो किसी मुद्दे पर विस्तार से एकदम से उस पर सोचा विचारा जाता है। स्मृति याददाश्त से, धारण, अधिगम और प्रत्याहन ये तीनों संबंधित है, चिंतन नहीं। तो इसका डी ऑप्शन भी लग सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, स्मरण करने की विधि इनमें से कौन सी है? स्मरण करने की विधि इनमें से है आपकी क्रिया विधि, अंतरहीन विधि और स्वर विधि, तीनों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन कहा था स्टाउट महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मृति को प्रभावित करने वाला कारक है। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रेरणा, ये तीनों शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कौन ऐच्छिक अवधान को प्रभावित नहीं करता है? संकल्प शक्ति, शारीरिक शक्ति या उद्देश्य या सामाजिक संतुलन, बताएं। तो कौन ऐच्छिक अवधान को प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक संतुलन जो है ऐच्छिक अवधान को प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अवधान की आंतरिक दशा कौन सी है? अवधान की आंतरिक दशा लक्ष्य होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अवधान मस्तिष्क की शक्ति ना होकर के संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति होती है, किसने कहा?
इसको कहा था बैलेंटाइन ने, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह परिभाषा किसने दी? किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है, ये कथन कहा था डम्बिल महोदय ने। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? सृजनात्मकता हेतु क्या आवश्यक है भैया? तो कल्पना का होना बड़ा आवश्यक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों के गुण में सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में भिन्नता, विभिन्नता और विशाल शब्दकोश उनके पास होता है। तो शुष्क मानसिक प्रक्रिया नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही बालक का गुण नहीं है जो प्रतिभाशाली होते हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित शिक्षा दर्शन की देन है, किसकी? बताएं। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो प्रकृतिवाद की देन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग जो है सीखने के रूप में होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डीबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीबी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय होते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण है? तो इनमें से एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण कौन सा है? इसका है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है? तो इनमें से कौन बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है भैया? जो है डिसलेक्सिया जो है ये बौद्धिक अक्षमता का उदाहरण है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण कौन सा है? वो है आपका ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकलांगता का प्रकार नहीं है? विकलांगता का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इनमें से शारीरिक अक्षमता, मानसिक विकलांगता और सीखने की अक्षमता, ये सब विकलांगता का प्रकार हैं, जबकि जो है क्लाडम डिसेबिलिटी ये नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निःशक्तता की विशेषता निम्नलिखित में से है, बताएं। निःशक्तता की विशेषता निम्नलिखित में से है? बौद्धिक, भौतिक, संवेदी, ये तीनों है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसे शारीरिक अक्षमता नहीं माना जाता है? शारीरिक अक्षमता किसे नहीं माना जाता है? दांत दर्द को शारीरिक अक्षमता नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकलांगता का प्रकार नहीं है? इनमें से विकलांगता का प्रकार जो है ये क्लाइंब डिसेबिलिटी नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे भैया? लैटिन भाषा के शब्द से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के इंट्रीज शब्द से हुई है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, जो ये इसी से हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवधान को केंद्रित करने वाली बाह्य दशा कौन सी है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अवधान को केंद्रित करने वाली बाह्य दशा, अवधान को केंद्रित करने वाली जो बाह्य दशा है वो कौन सी भैया? वो आपकी है विषमता, गति और पुनरावृत्ति, तीनों, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधान की क्या विशेषता है? अवधान की क्या विशेषता है? देखिए, चयनात्मकता, मानसिक सक्रियता और प्रयोजनशीलता, ये सब अवधान की विशेषताएं हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है क्या? जो इंटरेस्ट होता है यानी रुचि होती है जो, वो ज्ञानात्मक भी होती है, क्रियात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। यह विचार किसका है? तो यह विचार डॉक्टर भाटिया का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रुचि की विशेषता नहीं है? एक आंतरिक प्रेरक शक्ति होती है, रुचि बिल्कुल होती है। एक मानसिक संरचना भी होती है, एक मानसिक संस्कार भी रुचि को बोल सकते हैं आप। शारीरिक शक्ति नहीं होती, तो इसका सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है यही इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, रुचि किया हुआ ध्यान है, किसका कथन है? बताएं। रुचि जो है किया हुआ ध्यान है, रुचि माने इंटरेस्ट, तो रुचि किया हुआ ध्यान है, किसका कथन है? तो ये मैकडुगल ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि वह प्रवृत्ति है जिसमें किसी अनुभव के या अनुभव में दत्तचित्त होकर के उसे जारी रखना चाहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया? यह कथन है बिंघम महोदय का, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है,
रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, यह परिभाषा किसने दी? तो रुचि जो होता है अपने आप में एक क्रियात्मक रूप से एक मानसिक संस्कार है, ये जेम्स ड्रेबर ने कहा था इस कथन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुचि की विशेषता है। रुचि की विशेषता क्या है? देखें, रुचि परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल। रुचि के निर्धारण में प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, और रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है। बिल्कुल, ये तीनों विशेषताएं रुचि की ही हैं, इंटरेस्ट की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रुचि के कितने प्रकार होते हैं? तो रुचि बेसिकली दो प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी का ए मतलब ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो प्रकार। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का अर्थ है, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है भाई क्या? सा विद्या या विमुक्ते, शिक्षा का अर्थ है इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु है व्यवहार, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना माने होता है मुखौटा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। पर्सनालिटी माने होता है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, प्लेटो ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि जो अंतर्दर्शन विधि है वो वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है इनमें से? तो वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है? देखिए, नैदानिक विधि, अंतर्दर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि, ये सब वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। सर्वेक्षण विधि जो होती है ये सब्जेक्टिव विधि है, वस्तुनिष्ठ नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानव विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं सिगमंड फ्रायड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विकास सदैव किसी और मतलब किसकी ओर अग्रसर होता है? तो विकास हमेशा जो होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, किसने कहा? तो विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से होता है, इस कथन को किसने कहा था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से है, इसको कहा था वान डमलेन ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बालक का विकसी काम प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है, मतलब बालक का विकास जो होता है, बालक का विकास काम प्रवृत्ति के अनुसार ही होता है, यह कथन किसने कहा? तो बालक का विकास काम प्रवृत्ति के अनुसार होता है, इस कथन को कहा था सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरा है, विकास कहलाती है, यह कथन किसका है? तो परिवर्तन श्रृंखला की एक अवस्था होती है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरा है, विकास की यह अवस्था जो होती है ये जो है मतलब यही विकास कहलाती है प्रौढ़ावस्था की। तो विकास कहलाती है, कथन किसका है? यह कथन कहा था मुनरो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते हैं, यह कथन किसका है? बताएं, बताइएगा। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होते हैं, यह कथन कहा था जेम्स ड्रेबर ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला तत्व। बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला तत्व है आपका बुद्धि। ठीक है, बुद्धि जो होती है ये बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का कितने प्रतिशत योगदान होता है? तो बालक के विकास में वंशानुक्रम का जो है लगभग 80% योगदान होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व है मतलब कि महत्व को स्पष्ट किसने किया? कार्ल पियर्सन ने भी स्पष्ट किया, टर्मन ने भी और थॉर्नडाइक ने भी स्पष्ट किया है। इन तीनों ने, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। बताएं, बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है जन्म से पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, बालक के विकास में वातावरण का कितने % प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण का 20% प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलता है कि 50% वातावरण का और 50% आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रमण का। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चे के विकास में। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोहलर के अनुसार सीखना होता है। कोहलर के अनुसार सीखना क्या होता है? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा, या उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा, या अभ्यास के द्वारा, या सोच के द्वारा। तो कोहलर के अनुसार जो सीखना होता है वो सूझ के द्वारा होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलर का सूझ का सिद्धांत बड़ा फेमस भी है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? बताएं, थॉर्नडाइक की पुस्तक इनमें से कौन सी है? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, यानी कि एक प्रकार से मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, या मोटिवेशन का मतलब जो होता है अभिप्रेरणा से होता है, मतलब कि किसी को मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मोटम शब्द से हुई है। किससे? मोटेम शब्द से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्कीनर हैं, स्कीनर मनोवैज्ञानिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं या वैज्ञानिक हैं या अर्थशास्त्री? बताएं। तो स्कीनर एक मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है? अधिगम सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो सिगमंड फ्रायड जो हैं, एक मिनट बताएं, अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं इनमें से। देखिए, कोहलर, स्कीनर, थॉर्नडाइक और जो है ये तीनों संबंधित हैं। यहाँ पर ऑप्शन कर लें कौन संबंधित नहीं। देखें, सिगमंड फ्रायड जो हैं ये भी एक प्रकार से मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं अधिगम के। तो ये एक प्रकार से चारों लोग जो हैं ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ई में कर लेंगे, डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कर लेंगे इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चूंकि ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था तो वही ऑप्शन सीधे सीधे आपको समक्ष मैंने दिखा दिया। अगला प्रश्न, किसने कोई भी अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है इनमें से? अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसने नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है। वुडवर्थ ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक बल किस नियम पर दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास के नियम पर ज़्यादा बल दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अधिगम का नियम है इनमें से। देखें, अभिप्रेरणा का नियम, अनुशासन का नियम, व्यवहार का नियम, या प्रभाव का नियम? तो अधिगम का जो नियम है इनमें से वो होता है आपका प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्सेस पुस्तक को लिखा है पावलोव महोदय ने। ठीक है, ध्यान रखिए किसने लिखा है? पावलोव महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आप को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की अभी मैंने आज सुबह ही सुबह 8 बजे क्लास ली है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की महासंग्राम रिवीजन क्लास की, जिसमें मैंने 250 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया है और 250 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे कल आपको मिलेंगे। चले, प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, या किसने कहा? बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करता है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है दोनों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम बुंट थे। विलियम बुंट जो थे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये शुद्ध मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में भी काम करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये भी ठीक है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ये भी है। मस्तिष्क का विज्ञान भी है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी ये तीनों शिक्षा मनोविज्ञान ही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या होता है? देखिए, शिक्षा का आधार तैयार करना ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के हेतु उचित उपागम उपलब्ध कराना ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। इसके अलावा बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान कराना ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का ही काम है। यानी ये तीनों काम शिक्षा मनोविज्ञान के ही हैं। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के सारे काम हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया, आत्मा के विज्ञान के रूप में या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में? तो यूनानी दार्शनिकों की अगर बात की जाए तो प्रश्न क्या पूछा गया है? यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को, देखिए यूनानी दार्शनिक आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान दोनों मानते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। जो ये पहले जब मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाने लगी तो कुछ विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर उसके बाद में आधुनिक अवधारणा आई और कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो मनोविज्ञान जो है बेसिकली ये व्यवहार का ही विज्ञान है। मनो यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है आपसे प्रश्न पूछा जाता है? विधायक विज्ञान है कि प्राकृतिक विज्ञान है कि सामाजिक विज्ञान है कि शुद्ध विज्ञान है? तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। क्लियर? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक विलियम जोन्स को माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु देखिए, समाजीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवहार या विकास। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है आपका व्यवहार। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके? मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इनमें से देखें, बुद्धि के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं। बुद्धि का विकास कैसे होता है, विकास, शारीरिक विकास, मेंटल विकास, सब विकास, लैंग्वेज विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, तमाम प्रकार के विकास को आप पढ़ते हैं। आप वंशानुक्रम के बारे में पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी चीज़ें आप पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में ये सब चीज़ें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, चित्र प्रासंगिकता परीक्षण, जिसको टीएटी परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, टीएटी परीक्षण या इसको इसी परीक्षण को एक प्रकार से व्यक्तित्व परीक्षण है ये। थियोमेटिक टेस्ट, मतलब कि इसको इसका फुल फॉर्म क्या है? थियोमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, चित्र प्रासंगिकता परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है मार्गन और मुरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्गन एंड मुरे इसके प्रतिपादक हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, व्यक्तित्व परीक्षण का, बच्चों के परीक्षण का एक विधि है आपकी सीएटी परीक्षण। सीएटी, ये तो टीएटी है, एक सीएटी परीक्षण होता है। इसका प्रतिपादक कौन है? तो सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बैलेक। ठीक है, बैलेक महोदय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विल्हेम वुंट ने। ठीक है, किसने करी थी? विल्हेम वुंट ने करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, विल्हेम वुंट ने किया था। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न, अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व है। अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व होता है अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिप्रेरणा का एक तत्व कौन सा होता है? अंतर्नोद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत है इनमें से, प्रेरणा का स्रोत कौन सा है भैया? देखिए, उद्दीपक, चालक और आवश्यकताएं, ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का घटक कौन सा इनमें से? आवश्यकता, चालक और उद्दीपक, ये सब आवश्यकता के घटकों में शामिल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक जो समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है, बताएं। एक शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक जो समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है उसको अंतर्नोद कहा जाता है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतर्नोद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत है। अच्छा बताएं, अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अब्राहम मैस्लो ने किया है। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, इसको स्कीनर ने कहा था। किसने कहा था? स्कीनर ने कहा कि अभिप्रेरणा जो है क्या है, सीखने का राजमार्ग है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी विधिवत तरीके से हो पाए को करिकुलर परीक्षाओं की। ठीक है, तो और इसके अलावा बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचेंगे, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपकी परीक्षाओं की तैयारी को करिकुलर मास्टर पर बहुत विधिवत तरीके से चैप्टर वाइज आपकी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर चैनल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है मैकडूगल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे कौन सा जन्मजात प्रेरक है इनमें से? जन्मजात प्रेरक इनमें से कौन सा है? देखिए, भूख जो होती है जन्मजात प्रेरक होती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की विधियां हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन की विधियां कौन सी हैं? रुचि, प्रशंसा और प्रतिद्वंदिता, ये सब प्रेरणा की विधियां हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भूख अभिप्रेरक है किसका? भूख जो है जन्मजात अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा? प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन किसने कहा? तो इसको कहा था थॉमसन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जन्मजात अभिप्रेरक है इनमें से, तो भूख जो है जन्मजात अभिप्रेरक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक प्रेरक कौन है? आत्मगौरव आपका सामाजिक प्रेरक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं उन भी चीज़ों को जानने का, मतलब अगला प्रश्न। चलें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था जो होती है ये 0 से लेकर के 5 वर्ष तक या 12 वर्ष तक या साल भर तक या 18 वर्ष तक। तो 18 वर्ष तक नहीं होती, ना 12 वर्ष तक, ना साल भर तक, ये 5 या 6 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? शैशवावस्था की विशेषता इनमें से देखिए, शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता, ये तीनों विशेषताएं होती हैं। नैतिकता से पूर्ण नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन तीव्रता से होता है? तो शैशवावस्था में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसने कहा कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है तथा आजीवन चलती है? इस कथन को किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉस महोदय ने इस कथन को कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 60 शब्द जो है बच्चा याद कर लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मापन का प्रथम स्तर है, मापन का प्रथम स्तर होता है नापित मपनी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसकी मतलब किसने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है? किसने कहा? किसने कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है? सिगमंड फ्रायड ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था की विशेषता है, शैशवावस्था की विशेषता में शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता, ये तीनों होती हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो बच्चा रोता है। ठीक है, शैशवावस्था में भाषा विकास का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है? तो एक प्रकार से वो पहली बात तो शैशवावस्था में भाषा विकास का प्रथम चरण आपका रोना होता है, रोने के बाद में भाव संकेत आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, टोली आयु की मतलब कि टोली की आयु किसे कहते हैं? टोली की आयु, टोली की आयु किसे कहा जाता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये भी प्रश्न छोड़ो। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भरता होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टोली की आयु किसे कहा जाता है? टोली की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाल्यावस्था का समय है, बाल्यावस्था का 5 साल से लेकर के 12 वर्ष तक का जो समय होता है
ये आपका होता है बाल्यावस्था की एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है, बताएं। शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होते हैं बालक होते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे शिक्षा के केंद्र बिंदु में बालक, शिक्षक और विद्यालय तीनों शामिल हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त ये तीनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे, स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है, निरीक्षण विधि की विशेषता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, फटाफट से आप बताएंगे। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा भैया, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था वाल्फ महोदय ने, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था, तो वुडवर्थ ने निर्माण किया था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है, तो खेल के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है भाई, सामाजिकता का गुण विकसित होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि बताएं। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है, तो होती प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल विधि जो है उसने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा दिलवाया। अगला प्रश्न, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था जे बी वाटसन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा, इसको जे बी वाटसन किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, किसने कहा, अपनी आत्मा में ही देखना अंतः दर्शन है, इसको टीचनर ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है भाई, तो ये आपका कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपका, ये कहाँ पर है, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, 1916 में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है, तो विलियम वुंट माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए चलें, सीखना विकास की प्रक्रिया है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा, सभी लोग बताएंगे। सीखना क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने कहा, सभी लोग, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, वुडवर्थ ने, या फिर जो है क्रो एंड क्रो ने, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पावलाव के द्वारा प्रयोग के लिए प्रयुक्त पशु का क्या नाम है, तो पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था भैया, पावलाव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रयुक्त पशु कौन था, छोड़ें इसको। अगला क्वेश्चन है, सीखना है, बताएं सीखना क्या है, सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन है, परिपक्वता के द्वारा परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये तीनों सीखना ही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, पावलाव के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, पावलाव के अधिगम सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये तीनों शामिल हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम हैं, थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने में सम्मिलित होती है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रयास और त्रुटि जो होती है सीखने में संकलित होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा के संबंध में अभिव्यक्ति है किसकी, ये किसने कहा था, तो गुड महोदय ने कहा था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्लो ने कितने अभिप्रेरक बताए हैं, तो मास्लो ने 2 अभिप्रेरकों के बारे में बताया है, मोटिवेटर के बारे में, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। थॉम्पसन ने कितने अभिप्रेरक बताए हैं, तो थॉम्पसन महोदय ने स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक बताए हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से अधिगम अंतरण का क्या महत्व है, शैक्षिक दृष्टि से अधिगम अंतरण का महत्व होता है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, शिक्षण विधियों की दृष्टि से और शिक्षकों के लिए, इन तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिगम के संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अधिगम के संबंधवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अधिगम के परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम के परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पावलाव। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नियम अधिगम से संबंधित नहीं है इनमें से? तो प्रभाव का नियम, देखें, मानसिक स्थिति का नियम, साचा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है छात्रों के लिए भी जरूरी है, शिक्षकों के लिए भी जरूरी है और अभिभावकों के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि भैया? शिक्षा मनोविज्ञान की विधि, देखिए, प्रयोगात्मक विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। ये बात किसने कही? तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, तो क्रो एंड क्रो, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा था, बी एफ स्किनर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा? स्किनर ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जोन्स को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है? इनमें से देखें, निरीक्षण, व्यक्ति इतिहास और साक्षात्कार विधि, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में आपका वंशानुक्रम, विकास और बुद्धि तीनों आते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इसको ई ए पील ने कहा था। ई ए पील ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है? स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन के सिद्धांत को टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। टाइप एस अनुबंधन सी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा समझा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बाल विकास को समझा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपके आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? गयने के अधिगम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? तो इनमें से उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो है यही संबंधित है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने प्राथमिक नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम बताए हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अधिगम के व्यवहारवादी जो है सिद्धांत से संबंधित जो हैं आपके कोहलर, थॉर्नडाइक और स्किनर हैं, पावलाव नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा सीखना अनुभव और प्रशिक्षण का व्यवहार में परिवर्तन है? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, तो गेट्स और अन्य ने कहा था इस कथन को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम में थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। अधिगम में थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये सभी नामों से जानते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, बी एफ स्किनर ने कहा था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? देखिए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत हल का है, ये भी ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलाव का, ये भी ठीक है, सूझ का सिद्धांत स्किनर का नहीं है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं? स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहते हैं भैया? जो है इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिआयाम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? त्रिआयाम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेपी गिलबर्ट, ठीक है, गिलफर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम है। अधिगम क्या है भैया? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल महोदय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए भैया? तो 5 गौड़ नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। अधिगम अंतरण का सिद्धांत मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत संबंधित है, फटाफट से आप बताएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर से संबंधित है। क्रिया प्रसूत, बताएं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है? तो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से कौन संबंधित है? कोहलर महोदय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का क्या नाम है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत नाम है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोफका जाना जाता है। कोफका एक विद्वान है जो कि अधिगम की विधि के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, अधिगम की विधि के लिए जाने जाते हैं कोफका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ओके। आगे देखेंगे, कोफका के बारे में अगर आपको मैं एक प्रश्न और बताया था शुरुआत में मैंने, कोफका जो हैं ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत के भी जनक माने जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? बताएं, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? गेट्स और अन्य के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्राथमिक नियम हैं। अधिगम के प्राथमिक नियम कौन से हैं बताइएगा सभी लोग? अधिगम के प्राथमिक नियम कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों नियम जो हैं अधिगम के प्राथमिक नियम हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? सीखे हुए ज्ञान, कौशल और विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, इसको बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें, आपका संघर्ष, थकान और चिंता अधिगम को प्रभावित करने वाले तीनों कारक हैं, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन शामिल नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, मतलब कि सभी शामिल हैं, ये तीनों शामिल हैं, तीनों, ठीक है, उपरोक्त में सभी शामिल हैं। थकान, चिंता और संघर्ष ये सब प्रभावित करते हैं, और पूछा गया कौन प्रभावित नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतरों पर प्रयोग किया था? कबूतरों पर किसने प्रयोग किया था? बी एफ स्किनर ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा शास्त्र इन एजुकेशन का लेक्चर बी चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से आपने देखा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।